हेलो एवरीवन, दिस इज सी रेहान। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है हमारा टीडीएस। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे माइंड में ये आता है कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस मींस अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए हैं, उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट करनी होती है जिससे भी आपने गुड्स या सर्विसेज ली हैं। तो जब आप उसको पेमेंट करोगे उस टाइम पे, उससे पहले आपको कुछ टैक्स उस पेमेंट में से डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कराना होता है। उस जो हम वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सबमिट कराते हैं अमाउंट, वही हमारा टीडीएस कहलाता है। ये हमने प्रॉपर लैंग्वेज डेफिनेशन टीडीएस की है कि द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस रिक्वायर्स दैट द पर्सन ऑन होम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन कास्ट इज टू डिडक्ट टैक्स एट एप्रोप्रिएट रेट। तो एप्रोप्रिएट रेट का मतलब क्या हो गया? एप्रोप्रिएट रेट मींस जो भी हमारे स्पेसिफिक सेक्शंस आएंगे उसमें जो भी हमारा रेट स्पेसिफाई होगा कि इतने अमाउंट से, इतने रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उतने रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर मींस लाइक हर एक सेक्शन में एक सर्विसेज या गुड्स को डिफाइन किया गया है कि इस टाइप के गुड्स है या इस टाइप की सर्विसेज है तो ये इतने रेट से टीडीएस कटेगा। विच आर बीइंग मेड टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को भी डिफाइन किया गया है। द डिडक्टेड सम इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी अमाउंट आपने वो एज ए टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कराना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन द टीडीएस रिक्वायरमेंट अराइजेस। तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे। इन दोनों इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले हो रही होती है उस टाइम पे हम उस टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करा देते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें सिर्फ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस डिडक्ट करना होता है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? उसमें पहला आता है सैलरी, सेकंड आता है डिविडेंड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो गवर्नमेंट हमारे लैंड्स या प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेती है उस टाइम पे जो भी हमें कंपनसेशन मिलता है तो उसकी लायबिलिटी टीडीएस की तभी आएगी जब आपको पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। थर्ड आता है ईपीएफ की अगर आपको कोई पेमेंट हो रही है, या फिर फोर्थ आता है मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन सारे केसेस में हमारी लायबिलिटी टीडीएस की तब आती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। इन सारे केसेस को छोड़ के जितने भी केसेस बचे उसमें यही कंसेप्ट लगता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी आती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है व्हाट अबाउट टीडीएस रेट्स। तो टीडीएस के रेट्स क्या क्या होते हैं? टीडीएस रेट्स आर फिक्स्ड। सारे रेट्स हमारे टीडीएस के फिक्स्ड होते हैं, लाइक 1%, 2%, 5%। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें इन रेट्स के साथ साथ सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करके टैक्स डिडक्ट करना होता है। वो हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट सैलरी, सेकेंड अगर आप कोई पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो उस केस में भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल होगा उसको ऐड करने के बाद ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। थर्ड पॉइंट आता है पेमेंट टू ए फॉरेन कंपनी। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी को भी पेमेंट करो तब भी आपको सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेट को भी ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस टीडीएस रिक्वायरमेंट अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब क्या है कि क्या टीडीएस की जो हमारी लायबिलिटी आती है वो सिर्फ बिजनेस के केस में आती है? अगर हम कोई पर्सनल सर्विस ले रहे हैं या फिर तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती। तो इसका आंसर होता है नहीं, नो। व्हाट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस में टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है, आपके पर्सनल पर्पसेस की भी अगर आप कोई सर्विसेज लेते हो उस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जब हम वो सेक्शंस पढ़ेंगे तब हम उस चीज को समझेंगे कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इफ पेई डज नॉट फर्निश हिज पैन। अगर पेई पैन नंबर नहीं देता है उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो टीडीएस का रेट होगा वो हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी हायर रेट होगा उस रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। रेट एज पर द रेस्पेक्टिव सेक्शन, जो सेक्शन में रेट लिखा होगा वो, या फिर 20%, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होगा उस रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। फॉर सेक्शन 194O 194Q जो रेट इज 5% इंस्टीड ऑफ 20%। व्हाट इट मींस अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 194O में या फिर 194Q में और आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो उस केस में 20% की जगह आपका जो हायर रेट लगेगा वो 5% और रेट एज पर द रेस्पेक्टिव सेक्शन विच एवर इज हायर होगा उस रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज पर सीबीडीटी नोटिफिकेशन इफ नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी पैन नंबर फर्निश नहीं करती है उस केस में क्या होगा? क्या हमारा जो हमने पीछे पढ़ा सेक्शंस के 20% और रेट एज पर सेक्शन स्पेसिफाइड उस रेट से टीडीएस कटेगा? तो ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू
ये एक तरह से एग्जम्पशन दे रखी है नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को कि अगर वो लोग पैन नंबर नहीं देते तब भी हमारा जो रेट रहेगा वो एज पर स्पेसिफिक सेक्शन ही रहेगा, अगर वो लोग ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करा देते हैं। वो क्या क्या होती है, नेम, ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस उन लोगों ने एड्रेस दे दिया है। थर्ड, टीआरसी, टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट हम इसको बोलते हैं। एक होता है टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो पैन की एप्लीकेबिलिटी होती है वो सिर्फ इंडियंस के लिए होती है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है उनके लिए पास पैन नंबर नहीं होता है, तो अगर वो लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तब उनका जो रेट ऑफ टीडीएस लगेगा वो एज पर रेस्पेक्टिव सेक्शन लगेगा। इफ पेमेंट मेड बाय पेयर without deduction of tax, then payee shall be responsible to make payment directly to the central government। इसका मतलब क्या है कि पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेट थी टैक्स डिडक्ट करने की, बट उसने डिडक्ट नहीं किया और पेमेंट डायरेक्टली पेई को कर दी, तो उस केस में क्या होगा, अब पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेई जो भी टैक्स उस पर बनेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न वो उसको सबमिट कराना होता है। हाउएवर इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द पेयर but not deposited with the government, then payee cannot be called upon to pay that much tax। इसका क्या मतलब हुआ कि पेयर ने टैक्स डिडक्ट कर लिया था बट गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कराया, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा पेई को दोबारा से टैक्स देना होगा क्योंकि पेयर ने ऑलरेडी उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम शुरू करते हैं। ये तो था हमारा बेसिक ऑफ टीडीएस, हमारा यहाँ से पहला फर्स्ट सेक्शन शुरू होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है 192 आता है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। लाइक जब हम जॉब करते हैं कहीं पे हमें जो भी सैलरी मिलती है उस पर जो भी हमारा टीडीएस कटता है वो किस रेट से कटता है, कब कब हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है टीडीएस की रिक्वायरमेंट की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर हम सिर्फ बेसिक हमें समझना है तो ये 3 पॉइंट में हमारा सैलरी का टीडीएस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट, पेयर कौन होगा, एनी पर्सन। पेई कौन होगा, एम्प्लॉय होना चाहिए, जो चाहे वो हमारा रेसिडेंट हो या फिर वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के केस में ही 192 में टीडीएस कटता है। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, रेट ऑफ टैक्स रहता है हमारा स्लैब रेट प्लस जो भी हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा, प्लस अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, उस रेट से हमारे यहाँ पे टीडीएस कटता है। ये हमारा बेसिक होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट आता है टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो सैलरी उसमें से एक होता है। सेकंड पॉइंट, इफ एस्टिमेटेड सैलरी इनकम इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट डज नॉट एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी जो भी सैलरी है बेसिक एग्जाम्पशन मीन्स 2.5 लाख या 3 लाख से कम है, तो उस केस में आपके ऊपर टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, आपके सैलरी में से कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन केस ऑफ सैलरी इज ऑन ऑल पर्सन्स वेदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और नॉट। व्हाट इट मीन्स, आपके कोई भी कुछ भी आपका, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप एचयूएफ हो, फर्म या कंपनी, इनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, चाहे वो लोग बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आप वो एज ए सैलरी आपको पेमेंट करते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयर हैज टू ऑब्टेन एविडेंस या प्रूफ रिगार्डिंग डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और अलाउंसेस क्लेम बाय एम्प्लॉय। व्हाट इट मीन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब करते हो, आपने उनको बताया कि मैंने यहाँ पे एटीसी की कुछ डिडक्शंस ले रखी है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उन सारे प्रूफ्स को उन सारे प्रूफ्स को सबमिट करना होता है हमें एम्प्लॉयर को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका आता है एम्प्लॉयर हैज टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ। एम्प्लॉय कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, अगर वो एचआरए की डिडक्शन ले रहा है उस केस में आपको पैन नंबर देना होता है, नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड है हमारा उसका पैन नंबर देना होता है अगर हमारा रेंट 1 लाख से ज्यादा है, अगर हम पे कर रहे हैं तो। अगर हम चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन ले रहे हैं, लाइक एटीसी में हम कोई डिडक्शन ले रहे हैं कि हमने ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट का प्रूफ देना होता है। या अगर हमने कोई खर्चा कर रखा है, फॉर एग्जांपल मेडिकल क्लेम्स का कोई खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर के जो भी हमारे रिसिप्ट्स हो, पेमेंट्स, वाउचर्स वगैरह होंगे, वो हमें एम्प्लॉय को सबमिट करने होते हैं। उसके बाद है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी। उस केस में हमने होम लोन ले रखा है, उस केस में जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन मिलती है, तो उस केस में हमें क्या क्या प्रूफ देना होगा, नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ लैंडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर हम LTA का अगर डिडक्शन ले रहे हैं तो उस केस में हमने जो भी खर्चा किया है वो सारे एविडेंसेस हमें एम्प्लॉयर को सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स, दिस वन,
टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट कैन बी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो हमारे जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स होते हैं उस केस में एम्प्लॉयर भी हमारे बिहार पे टैक्स सबमिट कर सकते, टीडीएस जमा करा सकते हैं। If employee change job from one employer to another employer, he may furnish to the subsequent employer at his choice the details of salary, TDS and other particulars from previous employer. What it means, अगर ड्यूरिंग द ईयर आप कोई जॉब चेंज करते हो, लाइक आप पहले गूगल में काम करते थे, अब अपनी दूसरी कंपनी में आप शिफ्ट हो गए हो, तो उस टाइम पे आप अपनी जो पुरानी सैलरी थी उसकी डिटेल प्लस जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो सारी डिटेल आप नए एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे लास्ट पॉइंट आता है, एम्प्लॉय मे फर्निश अदर इनकम डिटेल्स टू द एम्प्लॉयर टू कंसीडर सच इनकम। एम्प्लॉयर कैन नॉट कंसीडर लॉस अदर देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आप एम्प्लॉय को कुछ सारी डिटेल्स दोगे, जो भी आपके इनकम से आप उसकी डिटेल दोगे, तो एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयर को कंसीडर करनी होती है अदर, लेकिन एम्प्लॉयर के केस में आप वो लॉस कंसीडर नहीं करेगा अदर देन अगर आपका कोई लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट चलते हैं, इफ एनी टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एक्सेस इन अर्लियर मंथ। फॉर एग्जांपल आपने जॉब शुरू की जुलाई में और अगस्त में आपका लाइक जितना टीडीएस बनता था उससे ज़्यादा डिडक्ट हो गया है, तो उस केस में एम्प्लॉयर ऑथराइज है कि नवंबर या दिसंबर मंथ में वो चाहे तो उस महीने में उस एक्सेस टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है वेयर द फर्म पे सैलरी टू ए पार्टनर। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, वो कभी भी एज ए सैलरी नहीं माना जाता है, उसको हम एज ए बिजनेस की इनकम मानते हैं और वो हमारा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीबीपी। उसमें यहाँ पे कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, इफ एम्प्लॉयर बेयर द टैक्स ऑन द नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देन दिस नीड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी टीडीएस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे सबमिट करा देता है तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है। Amount bond shall not be allowed to employer under section 40A(5) and same will be exempted in the hands of employee under section 10(10)(c)। एम्प्लॉयर ने जो भी टैक्स जमा कराया होगा, टीडीएस काट के जो जमा कराया होगा, वो उसको एज ए खर्चा भी क्लेम नहीं कर सकता वो एज पर सेक्शन 40A(5) के हिसाब से, और एम्प्लॉय को उसकी डिडक्शन मिल जाती है। टैक्स सो बॉन्ड शैल बी ट्रीटेड एज टीडीएस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड क्रेडिट ऑफ सेम कैन बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। लाइक जैसे हमारा नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट होता है सैलरी इनकम पे, ऐसे ही इस टीडीएस को भी वो अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा तो क्लेम कर सकता है। इसके भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हुई थी आईटीसी लिमिटेड की। उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि जो भी डायरेक्टली इफ टिप्स आर पेड डायरेक्टली टू दी वेटर्स, कि जो होटल्स में जो वेटर्स होते हैं उनको हम टिप वगैरह देते हैं, तो वो टिप्स हमारी सैलरी का पार्ट नहीं होती है, उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दिस इज नॉट ए सैलरी, सो नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन दीज पेमेंट्स।